जीएस पेपर 1 की मेंस के लिए मेनली है, इसमें प्रीलिम्स के भी कुछ चीज़ें ऐड हो जाएगी। तो सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर का, तो बहुत से लोगों का होता है कि इसमें क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो किताब है, जो पहले इंग्लिश में थे लेकिन अभी थोड़े टाइम पहले ये हिंदी में भी आ चुकी है, एन इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स क्लास 11th की एनसीईआरटी है। इसको बाइबल बोल सकते हैं आर्ट एंड कल्चर का, क्योंकि एनसीईआरटी को वैसे भी बाइबल बोलते हैं, लेकिन ये किताब बहुत ही अच्छी है। इसको मैंने खुद ने पढ़ा है, बहुत ही अच्छी है। इसको पढ़ने के बाद में मेरे नोट्स इसी पे बेस्ड हैं। मेरे नोट्स हालांकि इंग्लिश वर्जन पे बेस्ड थे, लेकिन अब हिंदी में आ गई है तो बहुत कम एफर्ट लगाने पड़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद 3 रीडिंग के बाद में हमें नोट्स बनाने हैं इसके। और मेनली जो स्थापत्य कला है वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की है। स्थापत्य कला, मूर्ति कला, ये सब बहुत अच्छे से इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। तो हमें इसको पढ़ के 2-3 बार उसके अच्छे से नोट्स बनाने हैं। सेकंड है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न, इसके अलावा कुछ अगर आपको टॉपिक चाहिए तो नितिन सिंघानिया की बुक है, उसको यूज कर सकते हैं। कुछ टॉपिक जैसे इसमें पेंटिंग इतना अच्छे से एलाबोरेट नहीं किया हुआ, उसमें से कुछ पार्ट ले सकते हैं। एक चीज और मैं नोट लगा के बोलना चाहता हूँ, ये कुछ बुक्स हैं जो मैंने बहुत थोड़ी पढ़ी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनको पढ़ के और ज्यादा बेनिफिट होगा, तो इसलिए मैंने कुछ ऐसी बुक भी इसमें डाली है जिसको पढ़ना चाहिए। हालांकि मैंने उनको बहुत बहुत सरसरी निगाह से देखा है। तो नितिन सिंघानिया से कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में मॉडर्न इंडिया के लिए अगर हम बात करें तो मैंने सिर्फ एक बुक पढ़ी थी बिपिन चंद्रा की, तो वो भी ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 12th की। बहुत ही छोटी बुक है। अगर हम इसका ओरिएंट ब्लैक स्वॉन का अगर हम देखें तो सिर्फ 300 पेजेस का इसका मतलब छोटी सी एनसीईआरटी है, लेकिन इतना जबरदस्त इसमें लिखा हुआ है, हर टॉपिक इससे क्लियर हो जाएंगे। प्लस अगर किसी को और कुछ चीजें पढ़नी है, जैसे 1857 से पहले के जो भी रिवोल्ट हुए थे, विद्रोह हुए थे, या कांग्रेस से पहले की संस्थाएं थी, इनसे जनरली प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके लिए स्पेक्ट्रम यूज कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम में इन दोनों टॉपिक पे बहुत अच्छा दिया हुआ है, तो स्पेक्ट्रम से ये 2 टॉपिक भी अच्छे से कवर हो जाएंगे। और जैसे जो एक 1940s के बाद में जो क्रिप्स मिशन हुआ था, या फिर उसके बाद में जितने भी समझौते, जैसे शिमला समझौता, वेवेल समझौता, ये सभी अगर हमें पढ़ने हो तो स्पेक्ट्रम से हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें काफी अच्छे से दिया हुआ है। बाकी मेंस के लिए तो मुझे लगता है कि ये मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए क्लास 12th की एनसीईआरटी आती है, उसका नाम है आधुनिक भारत में राजनीति। उसमें डिटेल्ड इंडिया के इंडिपेंडेंस से लेके क्या क्या समस्याएं थी, इकोनॉमिक, पॉलिटी, सब समस्या थी, देश के इंटीग्रेशन की समस्या थी, सब बहुत अच्छे से डीपली एक्सप्लेन्ड उसमें किया हुआ है। तो वो छोटी सी बुक है एनसीईआरटी, उसको बार बार पढ़ना है, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का भी पोर्शन कवर हो जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी वो है अर्जुन देव। ओल्ड एनसीईआरटी है, कुछ इधर उधर से जो मटेरियल होता है उससे और कुछ नोट्स ऑनलाइन से, ये सब करके मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री के छोटे से नोट्स तैयार किए थे। लेकिन ये अर्जुन देव जो है, ये रेनेसा से लेके मतलब पूरा का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस बताती है। अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, पूरा जो सिलेबस में है डिटेल्ड उसको ये कर देती है। और बहुत थोड़ा सा लिखा हुआ, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन भी आते हैं तो बहुत 150 मार्क्स का आएगा, और बहुत ज्यादा डीपली नहीं पूछते, वो जनरल क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसके लिए बेस्ट एनसीईआरटी है। इसको पढ़ने के बाद में मुझे नहीं लगता वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ने की नीड है। वैसे भी जैसे पिछले साल तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया, इस बार एक आधा क्वेश्चन आया था, पर वो बहुत सिंपल था, अमेरिकन एंड फ्रेंच का थोड़ा सा पूछा हुआ था। तो अर्जुन देव मतलब मोर देन इनफ है। उसके बाद में ज्योग्राफी पे बात करें तो ज्योग्राफी में जो न्यू एनसीईआरटी है 6th to 12th मोर देन इनफ है। लगभग सिलेबस इसमें से कवर हो जाता है। कुछ डिजास्टर का पार्ट है, कुछ करंट से रिलेटेड, जैसे करंट में कुछ भी हो जाता है। जैसे इस साल पोलर वोर्टेक्स था तो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो पोलर वोर्टेक्स हम मतलब ऑनलाइन या फिर जो करंट के मटेरियल है वो हो जाता है। तो ये मतलब ज्योग्राफी के लिए 6th to 12th एनसीईआरटी पर अगर हम कमांड कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ और पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से इंडियन सोसाइटी के लिए
आपको थोड़ा गूगल की या ऑनलाइन रिसोर्स की नीड पड़ेगी, कुछ ऑनलाइन रिसोर्स आपको लेने पड़ेंगे, कुछ ऑनलाइन वीडियोस देखने पड़ेंगे, प्लस 11th और 12th की जो इंडियन सोसाइटी की एनसीईआरटी है वो हमें पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि बहुत अच्छा एलोबरेट किया हुआ है। और अभी पिछले 1-2 साल में तो यूपीएससी जिस तरीके से क्वेश्चन दे रहा है वो इससे बहुत अच्छे से डील हो जाएंगे। तो ये हुआ जीएस पेपर फर्स्ट। उसके बाद में बात करेंगे जीएस पेपर 2 की। बहुत छोटी बुक लिस्ट है, जिसमें पॉलिटी के लिए तो मतलब वन एंड ओनली है ये एम लक्ष्मीकांत, मतलब कंप्लीट सिलेबस पूरा कर देती है पॉलिटी का, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती हम कुछ और भी देखें। सिर्फ एक किताब इसको बार बार पढ़ना है। बहुत लोग बोलेंगे कि ये डीडी बसु पढ़ लो, ये पढ़ लो, मतलब बहुत अच्छी किताबें हैं, लेकिन जब आपको एक बुक में सब चीजें कवर हो रही है तो मेरे हिसाब से लक्ष्मीकांत का कोई सानी नहीं है इसमें। तो लक्ष्मीकांत हमें पढ़नी है अच्छे से, बहुत अच्छी बुक है, सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, और हिंदी में मतलब अच्छी हिंदी है। कुछ चैप्टर्स 1-2 में थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है, जैसे सिटीजनशिप का जो चैप्टर है उसमें समझने में दिक्कत आती है, तो वो थोड़ा आप और कोई रिसोर्स से उसको थोड़ा करेक्शन कर लें। बाकी बहुत अच्छी किताब है। प्लस करंट अफेयर तो होते ही हैं, जो पॉलिटी तो सीधी सी बात है डायनेमिक सब्जेक्ट है, तो करंट अफेयर हमें करने पड़ते ही हैं। सोशल इश्यूज का है तो उसमें जो इंडियन सोसाइटी का हमने पार्ट किया था एनसीईआरटी से, वहां से करना है। प्लस करंट के जो भी इश्यूज हैं, उसके अलावा सोशल इश्यूज तैयार करने का सबसे अच्छा वे है कि जितने भी सेक्शंस हैं, जैसे वीमेन है या फिर दिव्यांग सेक्शन है, दलित सेक्शन है, एससीज हैं, एसटीज हैं, जितने भी सेक्शन हैं उन सब, बच्चे हैं या फिर जो जिसमें बोलते हैं कि किशोरों की समस्याएं होती है, तो जितने भी सेक्शंस हैं उसमें हमें तैयार करना होता है कि सबसे पहले तो व्हाट मतलब उसकी डेफिनेशन, फिर उसके टाइप्स मतलब उसके बारे में एक्सप्लेन, फिर उनकी क्या समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स, फिर उसके बाद में गवर्नमेंट मेजर्स, फिर लैक्यूनस, फिर वे फॉरवर्ड। इस तरीके से इनको प्रिपेयर करना होता है अपन को। तो ये आप इससे लेके और करंट से हम सारे सेक्शंस का अलग अलग हमें तैयार करना पड़ेगा। जब बात आती है आईआर की, तो आईआर तो मैंने किया था, तो इसके बेसिक्स थे वो मेरे कुछ सीनियर्स ने करवाए थे। जो बेसिक्स आईआर की अप्रोच होती है वो मेरे सीनियर्स ने कराए थे। उसके अलावा न्यूज़पेपर आर्टिकल, मैगजीन, राज्यसभा टीवी डिस्कशन, ये बहुत जरूरी है। हिंदू में काफी अच्छे आर्टिकल्स आते हैं इससे रिलेटेड, तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो इसके लिए कोई बुक तो मैं मतलब रेफर करूंगा नहीं, और शायद पढ़नी भी नहीं चाहिए। इसकी अप्रोच पता होनी चाहिए। उसके बाद में करंट से उसको अपडेट करते रहना पड़ता है, और एक बैलेंस ट्रेंड होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है जो MEA है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट है, इसकी वेबसाइट पे जाके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड है, हर क्वेश्चन में आपको वही स्टैंड लेना है। अगर थोड़ा सा डिफर करते हो तो उसके पीछे प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए, वरना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टैंड पे ही रहना है आपको। उसके अलावा अलग से स्टैंड नहीं देना कि हम तो नहीं, ये तो नहीं करेंगे, सरकार कर रही है, सरकार गलत है, इस तरीके का स्टैंड नहीं लेना है, क्योंकि देश की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी से रिलेटेड मुद्दे पे सरकार के हमेशा फेवर में रहना चाहिए। तो ये हुआ जीएस पेपर 2। अब हम बात करेंगे जीएस पेपर 3 की। जीएस पेपर 3 में इकोनॉमिक्स के लिए तो वन एंड ओनली मुरनाल सर के लेक्चर्स मैंने किए थे। मतलब एक तरीके से कंप्लीट पैकेज है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ करंट अफेयर्स को छोड़ के। खैर वो तो कभी खत्म होते ही नहीं है, वो तो हमें हमेशा पढ़ते रहने पड़ते हैं। तो मुरनाल सर की जो अप्रोच है, मतलब इतना उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका पढ़ाने का स्टाइल मतलब अमेजिंग, बहुत अच्छा है। तो इनके किए थे, प्लस करंट अफेयर से तो हमें अपडेट रहना ही पड़ता है। उसके बाद बात आती है इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट के लिए एक एनसीईआरटी बायोलॉजी आती है, इसके कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें इन्वायरमेंट के बेसिक्स हमें बताते हैं कि जैसे कौन से घटक होते हैं, जैविक अजैविक घटक, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ये सब। प्लस करंट अफेयर्स है ना, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करंट अफेयर्स में जैसे जितनी भी जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भी वार्ताएं होती है, समिट होती है, सम्मेलन होते हैं, COP20, COP21, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, जितने भी हैं उन सबको हमें करंट अफेयर से करके और उनके अच्छे नोट्स बनाने हैं। प्लस इन्वायरमेंट एक चीज़ बहुत तैयार करने की जरूरत है, जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, प्लस एक्ट्स, प्लस एम, ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया और मतलब बाहर दोनों के, और जितने भी एक्ट है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, प्लस
पर्सनैलिटी प्लस मूवमेंट, इन सबको अच्छे से याद करना पड़ेगा क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आते हैं एनवायरनमेंट में, हर साल आते हैं और आगे भी आएंगे। तो एनवायरनमेंट की ये अप्रोच है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी थी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इंटरनेट का बहुत यूज़ किया था मैंने, गूगल का स्पेशली, हर चीज़ के पढ़ने के लिए। बेसिक चीज़ें जैसे नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है, मतलब समझ आ गया। अगर समझ नहीं आती तो फिर आपको कोई वीडियो वगैरह देखनी पड़ेगी यूट्यूब का। प्लस करंट मैगजीन और आर्टिकल्स, ये साइंस और टेक्नोलॉजी। जैसे हिंदू में शायद थर्सडे को आता है कोई आर्टिकल, तो उसका मैं हिंदी ट्रांसलेशन देखता था। ये आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करना पड़ेगा। कोई बुक मतलब ना ही पढ़े तो ठीक रहे, क्योंकि बहुत आउटडेटेड बुक होती है, बहुत एक्स्ट्रा मतलब जानकारी उनमें होती है, इतनी एग्जाम डिमांड नहीं करता। और इसमें पेपर थर्ड का एक पार्ट है इंटरनल सिक्योरिटी। इसमें भी सेम साइंस एंड टेक का अप्रोच था। इंटरनेट से कुछ चीज़ें की थी प्लस करंट अफेयर किए थे। इसके नोट्स बनाए थे मैंने खुद से, क्या क्या दिक्कतें हैं क्या नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनल सिक्योरिटी का यही अप्रोच है। एक इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट का भी आता है, तो वो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, उससे कवर हो जाता है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है डीएम में, मतलब हम लोग करंट में जितना भी पढ़ते हैं, कहीं बाढ़ आ रखी है तो क्या उसके लिए हमें मेजर्स लेने चाहिए, इसके 2-3 एक्ट हैं, पॉलिसी हैं, उनको ढंग से पढ़ लें तो मतलब ये कंप्लीट हो जाता है, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है। और फाइनली एथिक्स पेपर 4 जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए मतलब हिंदी मीडियम के लिए तो कम से कम इस पर बहुत ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने ऑफलाइन कोचिंग की थी, 7 डेज क्रैश कोर्स, उसके नोट्स पढ़े थे मैंने, प्लस ऑनलाइन वेबसाइट का यूज़ किया था हर टर्मिनोलॉजी के लिए। जैसे जितनी भी है इंटीग्रिटी, कंपैशन, जो भी इसमें जितनी भी आती है, स्पिरिट ऑफ सर्विस, ये सारे, प्लस एटीट्यूड की डेफिनेशन है, एप्टीट्यूड की है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, केस स्टडीज है, इन सब के लिए ऑनलाइन वेबसाइट का यूज़ किया था। और जो कोचिंग क्लास मैंने क्रैश कोर्स किया था उनके नोट से मैंने एथिक्स कंप्लीट किया। तो एथिक्स के लिए सबसे ज़रूरी है एग्जाम्पल्स। कई वेबसाइट्स हैं, जैसे मतलब वो जनरली जो एक्टिविस्ट होते हैं उनकी वेबसाइट होती है, जैसे इंडिया के पॉजिटिव इंडिया जैसे वेबसाइट है, तो उस पर कुछ एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको, वो आप जरूर लिख लेना। तो उसमें क्या होगा कि जो भी एक्टिविस्ट है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया इंडिया में, तो अगर आप उनका यूज़ करेंगे तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है। किसी इन्वायरमेंटलिस्ट है, कोई बच्चों के लिए काम करता है, कोई एनजीओ है जो बूढ़ों के लिए काम करता है, तो इन सब के लिए आपको एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे। और एथिक्स का ये है कि जितने अच्छे और इनोवेटिव एग्जाम्पल्स आपके होते हैं उतना ही आपको मार्क्स मिलते हैं, उतना ही आपका पेपर अच्छा होता है। और बिल्कुल लास्ट में करंट अफेयर्स के बारे में, वैसे तो जनरली मैंने वीडियो में बता दिया था, पर एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी है न्यूज़पेपर पढ़ना, आर्टिकल, उसके लिए मैंने दैनिक जागरण, जनसत्ता, ये सब बताए थे। एक मंथली मैगजीन होनी चाहिए करंट की, जो आपको रिवीजन करने में मदद करेगी, आपके नोट्स में कुछ ऐड करने में मदद करेगी। और थर्ड वन है यूट्यूब चैनल्स, जो आप यूट्यूब पे आप डेली उसको देखें तो करंट अफेयर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये हमारी बुक की स्ट्रेटजी